में मैं हूं विश्व मोहन सिंह, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही आपके लिए लेकर आते पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। तो बात होगी सबसे पहले सोने की, जहां पर आज दबाव दिख रहा है। 150 रुपए की गिरावट के साथ MCX पर सोना ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी पर भी दबाव है, 600 से 700 रुपए की कमजोरी हम चांदी में देख रहे हैं। महंगाई में तेज उछाल से हालांकि नीचे लेवल पे सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब दबाव दिख रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो कम मांग और सप्लाई बढ़ने से यहां पर दबाव बना है। आज के सत्र में 1% तक की गिरावट कच्चे तेल में है। नेचुरल गैस लगातार यहां पर उत्पादन बढ़ रहे हैं और लग रहा है कि स्टोरेज अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसका यहां पर दबाव बना है और नेचुरल गैस की काउंटर पर लगातार कमजोरी ही दिख रही है। बेस मेटल्स में अगर बात करें तो कॉपर, जहां वेयरहाउस के एक्सचेंज के वेयरहाउस में इन्वेंट्री कम है, इससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आज के सत्र में सारे बेस मेटल्स के काउंटर पर दबाव दिख रहा है। चलिए कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं। उसमें बेस मेटल्स में ही सबसे पहले जिंक में चीन से मांग मजबूत है, हालांकि आज के सत्र में गिरावट दिख रही है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो सालाना जो उत्पादन है चीन का, वो 7% तक कम हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है। अब कुछ एग्री मार्केट की ओर नजर डाल लेते हैं। एग्री मार्केट में हल्दी पुराने स्टॉक के लिए कमजोर मांग है, हालांकि नए स्टॉक का ट्रेडर्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आज के सत्र में 1% के से ज्यादा की तेजी हल्दी के काउंटर पर दिख रही है। कुछ और अगर काउंटर्स की बात करें तो सोयाबीन आज जबरदस्त तेजी है, निचले लेवल पे बाइंग है, साथ ही आवक कम हुई है और तेल मिलों से भी मांग बढ़ी है। चलिए कुछ और खबर एग्री मार्केट की ही देख लेते कि वहां पर आपको क्या करना चाहिए। तो अगर मेंथा ऑयल की बात करें तो कंज्यूमर डिमांड लगातार कमजोर है, इससे यहां पर नुकसान हुआ है। हालांकि निचले लेवल पे बाइंग आई थी, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं थी। कॉटन की बात करें तो चीन में लगातार सप्लाई बढ़ाने की कोशिश है, उससे यहां पर दबाव बना है और चीन ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूली है। जीरे की अगर बात करें तो अच्छी तेजी है, 400 रुपए से ज्यादा की तेजी घरेलू बाजार में है। घरेलू मांग बहुत मजबूत है, त्योहारी मांग के अलावा एक्सपोर्ट डिमांड भी लगातार बना हुआ है। धनिया की बात करें तो मौजूदा साल में धनिया की सप्लाई ज्यादा कम रहने की संभावना है, तो ये एक खबर है धनिया को लेकर। कैस्टर की बात करें तो कैस्टर मील और कैस्टर ऑयल दोनों की एक्सपोर्ट मांग मजबूत है और लगातार नए ऑर्डर्स के लिए इंक्वायरी भी आ रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी कम्युनिटी मार्केट की, जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की FPIs की कमोडिटी वायदा में एंट्री हो सकती है। इसको लेकर आज एक अहम बैठक है। कमोडिटी अपॉइंटेड एक सेबी अपॉइंटेड एक कमेटी है, CDAC कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी, उसकी आज एक अहम बैठक है, जिस पर इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में एंट्री की जाए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट कमोडिटी मार्केट के और CPI कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, FPIs की तैयारी चल रही है लाने की, सेबी चाह रहा है कि नॉन एग्री सेगमेंट से इसकी एंट्री करवाई जाए, क्या इससे कितना बदलेगा कमोडिटी का मार्केट? धन्यवाद मेरे को अपने चैनल पे लाने के लिए। देखिए, जैसे आपने डिस्कस किया कि CDAC की आज मीटिंग है, तो वेरियस एजेंडाज हैं जिसमें मार्केट की एक्सपेंशन की हर बारी बात होती है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि 2016 के अंदर CDAC मीटिंग के अंदर ही, CDAC कमेटी के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि हमारी मार्केट्स को अगर बढ़ाना है तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। तो वेरियस स्टेजेस फिक्स करे गए थे कि पहले कौन सा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आएगा, तो बाकी सेकंड फेज में कौन सा इंस्टीट्यूशनल फेज आएगा। तो फेज 1 के अंदर कैटेगरी 3 AIF, PMS प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इनको हमने एंट्री दी, अलाउ करा सेबी ने कि वो कमोडिटीज मार्केट के अंदर अपना पार्टिसिपेट करें। अब ये सेकंड फेज है जिसकी हमारे को लगता है चर्चा होगी आज की CDAC मीटिंग के अंदर। इसके अंदर FPI एक बहुत बड़े फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं, तो उनको अलाउ करने के लिए डिस्कशन आज होने की उम्मीद है। और जैसे मैं एक और आपको बताना चाहूँ कि लिमिटेड वे में FPIs को अलाउ करा था कि वो हेज कर सके इस मार्केट में टू द एक्सटेंट जितना उनका फिजिकल मार्केट के अंदर एक्सपोजर है।
लेकिन इस स्कीम के अंदर लोगों ने, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने, एफपीआईज ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा। तो आज की चर्चा के अंदर ये रहेगा कि क्या हम उनको रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिट बना दें, जैसे मार्केट वाइड लिमिट होती है फ्यूचर्स मार्केट के अंदर, वैसी अगर फिक्स करके और उसको डी लिंक करा जाए उनका फिजिकल मार्केट से, तो ये मार्केट बढ़ सकती है, एफपीआई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चर्चा होगी आज, और मेरे को उम्मीद है कि ये इस मीटिंग के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर ये चीज क्लियर होगी। जिस तरह से अब तक जो 2018 में जिस तरह से मंजूरी दी गई थी 3 साल पहले, एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहाँ पर एक्सपोजर है, जैसा आपने कहा भी कि जिनका स्पॉट मार्केट में एक्सपोजर है, उनको यहाँ पर इजाजत थी। हालांकि अब तक जो रुझान है उसमें से सिर्फ एक फॉरेन एंटिटीज ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो क्या उम्मीद करें, क्या एफपीआईज के लिए क्या नियमों में इस तरह की ढील देने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा एफपीआई आए? नहीं तो ये भी फ्लॉप साबित होगा इस तरह, ट्रिपल ई की तरह। देखिए, इनको जब 2018 जैसे आपने मेंशन करा, तो उनको पार्टिसिपेट करना था ईएफपी मैकेनिज्म से, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव में। तो ईएफपी के अंदर सिर्फ एक पार्टिसिपेंट ने रजिस्ट्रेशन करा, लेकिन उसके अंदर उनकी एक्सपोजर कुछ नहीं हुआ, टर्नओवर कुछ नहीं हुआ। तो ये हम बार बार बोलते रहे हैं रेगुलेटर से भी एज ए एसोसिएशन कि हमारे को इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को लाना है, तो लिमिट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लेयर्स होते हैं और बहुत पैसे के साथ आते हैं। तो ये हमेशा एप्रीहेंशन रही है मीटिंग्स में, वेरियस कमेटीज में, कि अगर उनका एंट्री एग्जिट से अगर हमारे प्राइस का डिस्टॉर्शन होता है, तो हमारा जो बेसिक पर्पस ऑफ ये एक्सचेंजेस का है, प्राइस डिस्कवरी का, तो वो खराब होगा। तो हमारे को लिमिटेड वे में उनको लिमिट करके कि उनका कितना एक्सपोजर हो सकता है इस मार्केट के अंदर, उनको हमारे को एंट्री देनी चाहिए। और मेरे को उम्मीद है कि पहला जो फॉर्मेट था इनका एक्सपोजर का, उसमें रिलैक्सेशन आएगा, उनको फ्री हैंड दिया जाएगा इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने। ओके सर, एक और सवाल है कि हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि दूसरे फेज में सेबी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड्स और एफपीआईज को कमोडिटी मार्केट में एंट्री की मंजूरी देने में, तो एफपीआईज पे चर्चा होगी। इसके अलावा सर बैंक, इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स को लेकर क्या अपडेट है? क्या इनकी भी एंट्री की तैयारी है? देखिए, सेकेंड फेज के अंदर मेरे को लगता है पहले एफपीआई का ज्यादा वो रहेगा। डेफिनेटली सेकेंड फेज के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है जिनको कमोडिटी मार्केट के लिए खोलना है, उसमें बैंक्स भी हैं, पेंशन फंड भी हैं और एफपीआईज भी हैं, उसके सर अभी इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं उसके। ओके सर, फिलहाल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और म्यूचुअल फंड्स वगैरह को इजाजत है, लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्या वजह है सर इसके? उसके अंदर भी थोड़े से चैलेंजेस हैं, वो हमारी कंटिन्यूअस डिस्कशन है रेगुलेटर से। उसके अंदर जैसे कस्टोडियन का है, कितना होल्डिंग पीरियड है, ये थोड़े से उसके उनका पार्टिसिपेशन के अंदर जिसकी नहीं आ पा रही, ये वजहें हैं। तो उसको फिक्स करेंगे, रेगुलेटर ओपन है इसको देखने के लिए। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में जितने अलाउ करे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। क्यों दूसरे प्रोडक्ट्स भी, जैसे आपको पता है मोहन जी, कि मार्केट में आए हैं, इंडाइसेस आए हैं, उसमें भी मार्केट वाइड लिमिट और ये सब कुछ बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल जितना प्लेयर है वो अपने आप को पार्टिसिपेट करता है। ओके सर, एक और प्रेजेंटेशन एनसीडीएक्स की तरफ से आने वाला है। हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि हाल में जिस तरह से सरसों वायदा और चना वायदा पर रोक लगाई गई थी, तो क्या नुकसान होता है ओवरऑल जितने भी वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हो, एक्सचेंज हो, किसान हो, सबको नुकसान होता है इस अचानक से अगर आप कोई फैसला लेते हैं? तो इस पर क्या कुछ बैठक से क्या एक कॉन्क्रीट चीजें निकलनी चाहिए इस बैठक से, ताकि इस तरह के फैसले ना आगे लिया जाए? क्योंकि आप एसोसिएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप भी क्या इस पर कुछ सलाह देंगे क्या? देखिए, जब 2004 के अंदर ये डेरिवेटिव एक्सचेंजेस कमोडिटीज के बने थे, तो इसका बेसिक पर्पस यही था कि एक तो प्राइस डिस्कवरी हो एफिशिएंट और हेजिंग हो पाए इस एक्सचेंजेस के ऊपर। तो अगर हम उसमें कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमने इतने सालों में 15-16 साल के अंदर नए नए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, और उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को कन्विंस करा कि ये हेजिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है आपके अपने इनपुट्स के लिए, आपकी हेजिंग के लिए, और अगर हम उसको एब्रप्टली निकाल लेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को,
तो उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस की कमी आती है। ये हमने देखा पीछे कैस्टर के अंदर भी हुआ था, फिर उसके अंदर अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया चना और मस्टर्ड के अंदर भी आया है। तो हम चाहते हैं एज ए पार्टिसिपेंट एसोसिएशन कि ये जो एब्रप्ट डिसीजन है ये नहीं होने चाहिए। प्रॉपर इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एसओपीज भी हमने बोला है कि इसके जो सेट प्रोसीजर बनाए जाए। कभी भी अगर आपको विड्रॉल करना है, कभी आपको लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि एक देश का हित भी है, इन्फ्लेशन भी है, उसको भी गवर्नमेंट देखती है। अगर उन सबको देखना है लेकिन एसओपीज शुड बी इन प्लेस जिससे कि पार्टिसिपेंट्स को पहले पता हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं, वो ऑर्डरली वे में उसको वाइंड अप कर पाए अपने ओपन पोजीशंस को। तो ये हमारी मांग है और मेरे को लगता है अगर ये मुद्दा आया तो हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके, यानी अगर ये तरीका अगर है आपको कि कोई भी वायदा बंद करना भी है तो एक प्रोसीजर होना चाहिए, उस आपको फॉलो करना है। शुक्रिया वाधवा जी, आपने वक्त निकाला। आपसे कल फिर से चर्चा करेंगे कि बैठक से क्या कुछ निकल कर आने की उम्मीद है। चलिए, हमारे साथ रविंद्र राव भी हैं और बिटूपन मजूमदार भी है। रविंद्र जी, आपका टेक क्या है? अगर एफपीआई की एंट्री होती है तो कमोडिटी वायदा को, पूरे डेरिवेटिव मार्केट को कितना फायदा होगा? शायद रविंद्र जी हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं है। बिटूपन, आप बताइए कितना फायदा होगा एफपीआई की एंट्री से कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को? देखिए, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में जब नॉन एग्री के बारे में जब हम लोग बात करें तो ये तो ग्लोबल मार्केट कमोडिटीज है और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत दिन से सुना कि एफआई का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो अगर इसमें कोई आता है ऐसा कोई पॉजिटिव ऐसा मतलब एक आउटकम होके आता है हम लोगों के लिए, तो मुझे लगता है ये थोड़ा इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा कमोडिटीज के लिए और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन रिसेंटली जो अलाउ किया था उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन उतना ज्यादा हुआ नहीं है अभी। जैसे कि कमोडिटी डेरिवेटिव में जैसे कि ऑप्शंस जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ खास लिक्विडिटी अभी फिलहाल नहीं है। और मुझे आज से 10 साल पहले जो या 12 साल पहले जिस तरह का पार्टिसिपेशन होता था उस तरह से फिलहाल में नहीं है। शायद कहीं ब्रोकर की तरफ से कुछ नहीं है। रिसेंटली जो रूरल में जो इश्यूज हुआ था उसके तरफ से थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट है और अगर वो सब निकल जाता है और थोड़ा सा ये जो न्यूज है ये थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम जो पार्टिसिपेशन में थोड़ा ला सकता है और ये थोड़ा इमोशनली आपको बूस्ट करेगा फिलहाल मेरे हिसाब से। ओके, तो एक बूस्ट आने की उम्मीद तो जरूर है अगर एफपीआई की एंट्री होती है। रविंद्र जी, आपका टेक क्या होगा? एफपीआई की एंट्री से कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को कितना फायदा होगा? क्योंकि अब तक जितनी कोशिश रही है वो बहुत फायदा तो नहीं मिला है। चाहे वो आप देखें ट्रिपल ई कैटेगरी के जरिए आप फॉरेन एंटिटीज को जिनका स्पॉट में एक्सपोजर है उनको इजाजत मिली हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस खास करके म्यूचुअल फंड्स वगैरह को, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा तो अभी तक नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कि एफपीआई की एंट्री से फायदा होगा? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि देखिए ये एक स्ट्रक्चरल चेंज होने के लिए टाइम लगता है क्योंकि ये जो स्टेप्स है जैसे ऑप्शंस शुरू किया गया, फिर एआईएफ्स को एंट्री दिया गया, म्यूचुअल फंड्स को एंट्री दिया गया, अभी एफपीआईज को एंट्री दे रहे हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक कमोडिटी मार्केट है उसका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इसका जो आउटकम है आई थिंक इट विल बी लॉन्ग टर्म। हम इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी एफपीआई को परमिशन दे दिया तो कमोडिटी मार्केट एकदम जल्द से स्ट्रेंथन हो जाएगा। सो आई थिंक इट विल टेक इट्स ओन टाइम। जैसे कि ऑप्शंस अभी भी डेवलप हो रहा है, एआईएफ की पार्टिसिपेशन उतनी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स की पार्टिसिपेशन उतनी नहीं है। तो आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली एक बार सब सारा पार्टिसिपेशन सिस्टम में आ जाएगा। आई थिंक ऑटोमेटिकली द मार्केट विल डेवलप। प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, इंडेक्स अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। तो मेरे हिसाब से स्लोली एंड स्टडीली वी हैव टू गिव टाइम, वी हैव टू बी पेशेंट। लेकिन आई थिंक दीज आर राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन और आगे चल के इससे फायदा ही होगा। बट इट विल टेक सम टाइम, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी फास्ट चेंज। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा इसे डेवलप होने के लिए। चलिए, तो ये टेक है एफपीआईज की एंट्री और जो भी बैठक है आज सीडेक की, ये अहम बातें थी। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर आज करीब करीब 200 रुपए की कमजोरी है। 49,128 रुपए पे फिलहाल कारोबार कर रहा है। रविंद्र जी, गोल्ड आपको कैसा लग रहा है? क्या ये आज की जो गिरावट पर आप क्या करना चाहेंगे आज? गोल्ड अभी भी एक बुलिश जोन में है और मुझे लग रहा है कि अगर डिप आता है टुवर्ड्स 49,100 49,050 आई थिंक एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इंटरनेशनल में 1835 1836 के ऊपर बहुत टाइम के बाद एक ब्रेकआउट आया है।
प्लस आप देखें तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है एंड गोल्ड भी ऊपर है, तो आई थिंक दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि इन्फ्लेशनरी वरीज की वजह से हम ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्टिव डिप आए, बट आई थिंक करेक्टिव डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमें लगता है कि $19-20 तक के लेवल्स पॉसिबल है गोल्ड में इन द नियर टर्म। और इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में अराउंड 49,280 से 49,300 तक के लेवल्स पॉसिबल है। सो अगर डिप आता है तो बाई करके चल सकते हैं। ओके बीटूपन, आपका टारगेट गोल्ड के लिए क्या होगा आज के लिए, इंट्राडे के लिए? मेरे लिए तो मार्केट पॉजिटिव ही है। देखिए, मेरा जो मैंने आपको व्यू बताया था, मेरा व्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन जो फिलहाल के लिए गोल्ड में जो रैली आया था, एक शार्प रैली 48,000 ब्रेक करने के बाद 49,400 500 का जो एक रेजिस्टेंस आया है, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा भी करेक्शन पॉसिबल है, और एक बुलिश ट्रेंड में करेक्शन इज मैंडेटरी। तो इसमें मेरे हिसाब से मैं इस लेवल पे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, मुझे थोड़ा नीचे लेवल पे बाय करना कंफर्टेबल रहेगा। 48,700 या 800 के आसपास जो 23.6% रिट्रेसमेंट होता है, वो सब लेवल अगर मुझे करेक्शन मिलता है तो मैं वहां पे एंट्री करूंगा, और मुझे लगता है कि 49,500 टू 600 तक पॉसिबल है। तो गोल्ड में डिप्स में बाय कीजिएगा। इंट्राडे नहीं मिला तो नीचे लेवल पे एक काम कीजिए, नीचे लेवल पे आए तो होल्ड करके बाय कर सकते हैं। दोनों ही जानकारों की राय साफ है कि आपको डिप में बाई करनी है, गिरावट आने दीजिए, करेक्शन पे आपको खरीदारी के मौके देखने हैं, हालांकि लेवल्स अलग अलग हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्पाइसेस की, जहां पर आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, कोरिएंडर हो। हमारे साथ हार्दिक साडा भी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। क्या लग रहा है सर, कहाँ सबसे ज्यादा तेजी आपको दिख रही है? जीरा, हल्दी और धनिया, तीनों में अगर आपको किसी एक को चुनना हो तो? सर, दो आइटम आप चुन सकते हैं, और तीसरा आइटम जीरा भी तेजी का ही बोल सकते हैं। धनिया का कैरी फॉर स्टॉक काफी कम है, जो कि पिछले 5 साल का सबसे लोएस्ट कैरी फॉर स्टॉक रहेगा, और सोइंग भी गुजरात एरिया की काफी कम हो सकती है। तो धनिया कभी भी 90 रुपया कभी भी क्रॉस हो सकता है। और हल्दी में अगर बात करते हैं तो हल्दी की डिमांड पिछले 2 महीने में काफी कोविड के कारण से घरेलू डिमांड और जो शादी ब्याह की डिमांड थी वो कम होने से, लेकिन अब यहाँ से शादी ब्याह का सीजन चालू होगा, लोकल डिमांड चालू रहेगी, और अप टू अक्षय तृतीया तक इसकी डिमांड चलती रहेगी। तो बढ़िया क्वालिटी का उसका भी कैरी फॉर स्टॉक काफी कम है, तो उसमें भी 70-60 रुपए की मंदी होना बहुत मुश्किल है। जो भी मंदी होगी वो लगभग मई जून के बाद, लेकिन इसका कभी भी सीजन में पिक 90 रुपए या 100 रुपए तक ये जनवरी फरवरी मार्च के बीच में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय है मसालों पे। शुक्रिया हार्दिक जी, आपने वक्त निकाला और मसालों पर अपनी राय दी। एग्री काउंटर्स पे आज सोयाबीन में बहुत जबरदस्त तेजी है। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, सोयाबीन की जो ये तेजी है आपको टिकती दिख रही है? बिल्कुल विश्वमोहन, मेरे हिसाब से सोयाबीन में अराउंड 5,200 से लेके 5,150 का एक सपोर्ट बन चुका है, और हमने इस सपोर्ट से एक अच्छा बाइंग भी देखा है, और मुझे लगता है कि ये बाइंग कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि बहुत ही जल्द सोयाबीन के लेवल्स 5,900 से 6,000 तक भी आए। तो आई थिंक एनी डिप 5,550, 5,600 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और सोयाबीन ही एक ऐसा कमोडिटी है जो कि थोड़ा सा ज्यादा जिसमें फॉल आया था, और आई थिंक उसी में अभी एक फास्ट अप मूव आ सकता है, और मुझे लगता है 6,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है। सो अगर कोई भी डिप आता है तो सोयाबीन में बाई करके चल सकते हैं। अभी भी खरीदारी की ही सलाह है। इनको लग रहा है कि डिप पे खरीदारी करें, 6,000 के लेवल्स भी दिख सकते हैं, हालांकि अभी 5,800 रुपये के आसपास है। चलिए नॉन एग्री मार्केट की तरफ वापस लौटते हैं। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर आज करीब 1% की गिरावट दिख रही है। बीटूपन, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? देखिए, जो एसपीआर का बात चला है कि एसपीआर से क्रूड ऑयल थोड़ा निकालना है यूएस में, जो पेट्रोल या गैसोलीन के जो प्राइस बढ़े हैं उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा डाउनसाइड है, और अभी तक तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ। बिडेन के ऊपर अभी फिलहाल प्रेशर है यूएस का, यूएस में सप्लाई बढ़ने का ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से दूसरा एक पॉसिबिलिटीज है क्रूड ऑयल में, प्रोबेबली जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है ईरान के हिसाब से, प्रोबेबली यूएस, देखिए यूएस तो कन्विंस नहीं कर पाया ओपेक को कि प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाए, तो पॉसिबली शायद ईरान के ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा। तो इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यूएस की तरफ से पुश आएगा। लेकिन अंडरलाइंग और एक भी चीज है कि डिमांड अभी प्लीज जो कोविड लेवल उसके पास पहुंच गया है। यूएस में गैसोलीन का डिमांड है, और वहां पे जो यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, यूएस एंड चाइना। और चाइना में भी दूसरा चीज है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग है वहां पे मॉनेटरी ईजिंग का एक्सपेक्टेशंस है। उसके हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि क्रूड ऑयल में बड़ा सेल ऑफ नहीं है। तो अभी जो करेक्शन है मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्शन में पोजिशनल बाइंग करना है। जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है 58, 50, 40 के लेवल के आसपास,
एक बार ले सकते हो 5970 का टारगेट या 6050 तक ले सकते हो लॉन्ग टर्म, मतलब एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो नीचे लेवल पे मैं प्रीफर करूंगा बाय करने के लिए। ओके, नीचे लेवल पे क्रूड को बाई करने की सलाह है 5970 के टारगेट की। रविंद्र जी, आपको भी लगता है बाई करके जाएं, और टारगेट क्या होगा आज के लिए? मेरे हिसाब से मृत्युंजय, थोड़ा सा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं शॉर्ट में रहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि नीचे 5940 से 5900 तक के लेवल्स पॉसिबल है। रीजन एक ही है कि जो यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, आई थिंक उसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकला है। दिस इज जस्ट अ होप, और मुझे लगता है $84-85 तक जब तक WTI उसके नीचे है, आई थिंक उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर $85 के ऊपर निकल जाता है तो फिर हो सकता है कि ओपेक और यूएस दोनों से एक पुश आ सकता है टुवर्ड्स प्रोडक्शन, और वहां से प्राइसेस नीचे आ सकता है। बट अदरवाइज अगर हम देखें तो क्रूड एक टाइट रेंज में है, नीचे के लेवल पे $78-77 और ऊपर में $84-85। तो मेरे हिसाब से फिर से एक बार हम $78 तक के लेवल देख सकते हैं, वहां से हो सकता है कि फिर से एक बार बाइंग आए। तो मैं थोड़ा सा ब्रॉड रेंज में हूँ। मुझे लगता है ये $5-6 के रेंज में रहेगा क्रूड, जब तक कि कोई ट्रिगर नहीं आता है इसमें। और इन लेवल्स पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 6020 के आसपास शॉर्ट कीजिए। टारगेट अराउंड 5940-5950 का होगा, और स्टॉप लॉस होगा 6050 का। ओके, यानी ऊपर के लेवल पे इनकी बेचने की सलाह है और B2PEN की नीचे के लेवल पे खरीदारी की। रविंद्र जी, कॉपर आपको कैसा लग रहा है? कॉपर के लिए आज के लिए टारगेट? जी, कॉपर में मेरे हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन मूव है। राइस पे उछाले पे शॉर्ट करना चाहिए। 744 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्या तो 746 तक जा सकता है, बट अल्टीमेटली आई थिंक एक बार 736 737 तक प्राइसेस आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऊपरी लेवल पे शॉर्ट करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 736। ओके, तो ये व्यू है। B2PEN, आप क्या सलाह देंगे कॉपर पर? मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है, क्योंकि अभी कॉपर में जो मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि जो चाइनीज डेटा भी आज थोड़ा सा ठीक ठाक आया था चाइना की तरफ से, और दूसरा चीज है चाइनीज जो मॉनेटरी ईजिंग थोड़ा सा इमोशनली बूस्ट करेगा बेस मेटल को। बेस मेटल्स में ओवरऑल पर्सपेक्टिव में डिमांड इतना स्ट्रांग नहीं है, डाउन साइड है, लेकिन क्या है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक पॉसिबल है। 745 746 का जो रेजिस्टेंस है वो टूट जाने से 754 भी पहुंच सकता है। तो फिलहाल के लिए ऐसा है कि मैंने तो जो लेवल लिया था उसके से काफी थोड़ा ऊपर आ गया मार्केट, तो अभी फिलहाल 743 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से बाय पे रहना चाहिए। 734-33 का अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो तो आप यहाँ पे बाय करके थोड़ा सा रख सकते हो। 746 का अगर ये इंट्राडे रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आपको अपसाइड और मोमेंटम मिलेगा कॉपर। यानी बाइंग की सलाह है 746 के टारगेट के लिए। शुक्रिया B2PEN आपका, रविंद्र जी आपका। आप दोनों ने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और तमाम तरह के ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा FNO जंक्शन। नमस्कार। In association